इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं स्वॉन्स एंड पोर्बियंस का सीन, जो है ब्लैक डेथ अलायंस की टेरिटरी। यहाँ पे कुछ लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, तुम लोगों को पता ही होगा सिंचुआन की टैंग फैमिली की प्लॉटिंग के बारे में। बाकी लोग कहते हैं, हाँ तुम उस कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हो ना, जो 4 साल तक चलती है। वो आदमी भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं उसी कंपटीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने सुना वो लोग कहीं जा रहे हैं कैरेज के द्वारा, तो क्यों ना हम उन्हें रास्ते में ही मरवा दें और दिखाए कि ये बस एक एक्सीडेंट है। बाकी बंदे कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है हमारे लीडर के लिए, जो है यू गुजिन। वो बंदा भी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, तो फिर क्यों ना हम कुछ और करें। एक उनमें से एक लड़की होती है, वो कहती है और मतलब तुम क्या कहना की कोशिश कर रहे हो। वो पट्टी वाला भी कहता है, आखिर और का तुम्हारा मतलब क्या है। वो बंदा कहता है, अब इस समय के हिसाब से हम बस उन्हें ट्रैक करेंगे, हम उन्हें अभी मरवाएंगे नहीं। जब कंपटीशन अपने क्लाइमेक्स पे होगी तब हम उन सभी को मरवा देंगे और टैंग फैमिली के मुंह पे एक चांटा मारेंगे। वो पट्टी वाला बंदा कहता है, साले तुम काफ़ी कमीने हो वैसे। वो लड़की भी कहते है, बिल्कुल एकदम जिगल फैमिली की तरह हम उन्हें मरवाएंगे। वो आदमी भी कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर हम देखते हैं कॉमन माउंटेन का सीन, जहाँ पे हमारी हीरो की टीम आई होती है। यह है कंपटीशन का सेकेंड राउंड, जहाँ पे 3 साल के लिए इन ग्रुप को एक साथ रहना है। हीरो की टीम को जो रास्ता दिखा रहा होता है वो कहता है, अब से सभी बंदों को उनके नंबर से बुलाया जाएगा। जैसे तुम देख सकते हो, ब्राउन वाली का नंबर है 25, बेगुनी बाल वाली का नंबर है 26 एंड पिंक बाल वाली का नंबर है 27 और हमारा हीरो का नंबर है 28। तभी वो देखता है कि आखिर नंबर 28 है किधर, तो वो पीछे की तरफ देखता है, अपना नंबर 28 माने अपना हीरो कहीं पे और ही देख रहा है। वो कहता है, जल्दी यहाँ पे आओ वरना हम लोग खो जाएंगे, क्योंकि ये जंगल बहुत ज़्यादा घना है। अपना हीरो कहता है, हाँ हाँ चलो यार, चल रहा हूँ तुम्हारे साथ ही। फिर वो एक क्लिफ के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर रास्ता ख़त्म होता है। तभी वो क्लिफ अचानक बोलने लगती है कि पासवर्ड बताओ टीम 7। तभी वो बंदा पासवर्ड बताता है, पॉइजन किंग ऑफ हिडन पॉइजन। तभी वो क्लिफ अचानक खुलने लग जाता है और उसके अंदर से एक बंदा निकल आता है। वो अपने को खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम है जिगल। अब से वो ही हमारे हीरो की टीम को लीड करने वाला है। हमें पता चलता है जिगल फैमिली का सीन चलता है कि डीमन लॉर्ड ने जिगल फैमिली को भी ख़त्म कर दिया था टैंग फैमिली की तरह। तो टैंग फैमिली जिगल फैमिली को सपोर्ट करती है और जिगल फैमिली टैंग फैमिली को। इसके बाद हमें क्लिप के अंदर का सीन दिखाया जाए, जहाँ पे ऑटम का मौसम चल रहा होता है। वो कहता है कि ये ऑटम का मौसम अभी तो नहीं है, बिकॉज अभी ऑटम का सीज़न चल नहीं रहा और ये ऑटम का सीज़न हमने बनाया हमारे फॉर्मेशन के द्वारा, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि जिगल फैमिली फॉर्मेशन के मामले में कितनी ताकतवर फैमिली है। फिर वो एक फॉर्मेशन को पार करके किसी और फॉर्मेशन के अंदर आते हैं। उस जिगल की ध्यान हमारे हीरो की तरफ होते हैं। वो सोचता है कि साला ये क्या बंदा है यार, इसके ऊपर मुंह पे ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं है, ये कैसा बंदा है। फिर वो लोग एक कैरेज में बैठ जाते हैं। अपना जो जिगल होता है वो कहता है कि शायद तुम लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, बिकॉज तुम लोग अभी 3 सालों के लिए एक साथ रहने वाले हो। देख सकते हो हीरो की किस्मत क्या है, 3 लड़कियों के साथ एक साथ रहने वाले, वो भी 3 सालों के लिए। फिर वो पिंक बालों वाली बंदी अपने हीरो को साथ इंट्रोड्यूस करने लगती है। वो कहते हैं, मेरा नाम है टैंग यूरी और तुम्हारा नाम योंग म्योंग है ना। वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, क्योंकि कुछ बच्चों को इतना धोया तुमने कि वो भाई कॉम्पिटिशन में भाग ही नहीं ले पाए। फिर वो ब्राउन बालों वाले भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है कि मेरा नाम है टैंग ईजियन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर वो पिंक बालों वाली कहती है कि तुम्हारे जो ग्रैंडपा थे वो 1 ऑफ द 3 एल्डर्स में से एक थे, तो तुम इन 3 सालों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ रहने वाले हो, क्यों है ना। हमारा हीरो कहता है, क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो, 3 सालों के लिए सेफ। साला इतने दिनों तक मुझे इतना बुली किया गया, साला इतने दिनों तक मैं सेफ़ नहीं था, 3 सालों के लिए मैं सेफ रहूँगा, कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो। तो वो ब्राउन वाली कहते हैं, ठीक है, इन बातों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर वो पर्पल बालों वाली कहती है कि क्या मैं बात करना चाहती हूँ इन बातों के बारे में, मैं उसके साथ आर्ग्यू करना चाहती हूँ, बिकॉज उसकी वजह से ही वो जो कॉम्पिटिशन है वो गू पॉइजन मैच में बदल गया था। और ज़रा उसकी नज़रें तो देखो, उसका एक्सप्रेशन देखो, देख के लगता है बहुत बड़ा ठड़की है।
फिर अपना हीरो एक हल्का सा मुस्कान देता है तो उस लड़की की जल जाती है कि क्या तुम मुझे मॉक कर रहे हो क्या। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है, सभी लोग कैरेट से उतर चुके हैं। पर्पल बालों वाली का नज़र तो हमारे हीरो के ऊपर ही है। फिर वो एक लड़की से टकरा जाती है। वो कहते हैं कि आखिर तुम लोग खड़े क्यों हो यहाँ पे चुपचाप। फिर वो आगे की तरफ देखते हैं कि उनका इंस्ट्रक्टर जिगल दिख ही नहीं रहा, वो गायब हो चुका है। फिर वो सभी लड़कियां पैनिक करने लगती है, आखिर हम लोग कहाँ खो गए, पता नहीं किधर गया वो। पर हमारा हीरो बिल्कुल शांत था, वो किसी तरफ जा रहा होता है। उसके बाद वो हवा में अपना हाथ फेरता है, आई डोंट नो क्यों। फिर हमें जिगल का सीन दिखाया जो कहीं और होता है। आई थिंक उसने फॉर्मेशन बिछाया होगा। वो सोचता है कि एक बच्चे के लिए मुझे पूरी टीम को मरवाना पड़ रहा है। हमें पता चलता है ये वही एल्डर है जिसने हमारे हीरो को मरवाने के लिए इसे बोला था, और इसने उन बच्चों को एक फॉर्मेशन के अंदर ही फंसा दिया है जिससे वो सारे बच्चे एक बारी में मर जाए। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो तो फॉर्मेशन चीर के बाहर आ जाता है और कहता है कि जिगल आप अब कहाँ खो गए थे। जिगल कहता है कि साले बच्चे ये तुमने फॉर्मेशन कैसे चीर दिया, तुम ठाकुर के फैन हो क्या कि हाथ मांगोगे तो चीर देंगे। फिर वो बाकी लड़कियां कहते हैं कि जिगल आपको ऐसे नहीं चलना चाहिए, आपको पता है हमको इन सारे जगहों के बारे में पता नहीं है तो हम सब खो जाएंगे। वो जिगल भी कहते हैं हाँ हाँ ये मेरी गलती है, मेरी अगली बार से ध्यान रखूंगा। फिर जिगल हमारे हीरो की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है लगता है ये चीरने में माहिर है, अब अगली बार ऐसे फॉर्मेशन में फंसाऊंगे तो साला चीर भी नहीं सकते तुम। बाकी बच्चे हमारे हीरो को पूछ रहे होते हैं आखिर तुमने उस फॉर्मेशन को के साथ क्या किया। वो हमारा हीरो कहता है मैंने उसे चीर दिया। बाकी लड़के कहते हैं कि क्या साले है, ऐसे चीरना कैसे मुमकिन है, तुम तो कतई खतरनाक वाले ठाकुर के फैन निकले। वो पर्पल बालों वाली तो इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कि सालो अभी हमें इस बारे में बात नहीं करनी है, अभी इस बारे में नहीं सोचना है, हमें बस सोचना है कि इंस्ट्रक्टर फिर से ना कहीं चले जाए, वहाँ देखो। पर वहाँ जो देखते हैं वो तो देख के वो हैरान हो जाते हैं बिकॉज इंस्ट्रक्टर वापस हवा हो चुके हैं। हमारा हीरो सोचता है ये बच्चे सच में बेवकूफ़ हैं, इनको ये भी नहीं पता कि इंस्ट्रक्टर एक्चुअली में हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, हमें मरवाने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर का सीन, वो कहीं पे भाग के जा रहा होता है क्योंकि उसने इन बच्चों को फॉर्मेशन के अंदर फंसा दिया है और वो फॉर्मेशन के निकल के कहीं पे और चला गया है। वो हाँफने लगता है और कहता है कि अब निकल के दिखाओ ठाकुर के फैंस, अब निकल के दिखाओ इस वाले सुप्रीम फॉर्मेशन से। फिर हम देखते उसके सामने एक बंदा आ जाता है, हमें पता चलता है कि ये है टीम 7 का सुपरवाइज़र। वो कहता है कि आखिर तुम इतने हाँप क्यों रहे हो, क्या तुम ठीक तो हो, और टीम 7 किधर है, मैं कब से उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, थक गया भाई अब से इंतज़ार कर करके। जिगल कहते हैं वेल वो लोग मारे गए, वो लोग कभी यहाँ पे आए नहीं थे, जब गैरेज में वो थे तभी उनके ऊपर हमला हो गया था और वो लोग मारे गए थे और वो यहाँ पे पहुँचे ही नहीं। वो सुपरवाइज़र कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, ये कैसे हो सकता है। तभी उसके पीछे एक अचानक क्रैक होने लगते हैं और वो सुपरवाइज़र कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, क्रैक क्यों हो रहा है तुम्हारे इस फॉर्मेशन में, क्या यहाँ पे कोई इंट्रूडर घुस चुका है। जिगल कहता है कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले चेक करता हूँ आखिर में ये हो क्या रहा है। पर तभी वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से टूट जाता है और हम देखते हैं हमारा हीरो ने उसे एक नाइफ के द्वारा पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया होता है। तभी वो जिगल सोचता है कैसे कैसे उसने एक सुप्रीम फॉर्मेशन को एक झटके में तोड़ दिया। तभी अपना हीरो वहीं से निकल के आता है, अपनी बत्तीसी दिखाता है और वो कहता है कि बाबू ऐसे घूमा मत करो वरना कहीं खो जाओगे, हम तुम्हें घर कैसे भेजेंगे हैं। तो इसके कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से अगले दिन ख़त्म हुई थी। असल में वहीं से शुरू नहीं होती बट क्योंकि आदत है इसलिए बोल देता हूँ। बाकी बच्चे कह रहे होते हैं कि आखिर ये दुनिया में हो कह सकता है, आखिर ये फॉर्मेशन टूट कह सकता है। वो बच्चे कह रहे थे आखिर तुमने फॉर्मेशन के साथ किया क्या, ये टूट कह सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो, मैंने फॉर्मेशन को तोड़ा ही नहीं। असल में जब फॉर्मेशन बंद हो रहा होता है तब अगर हम उसे इंटरप्ट करते तो वो अपने आप ही बर्बाद हो जाता है। उसके बाद वो सुपरवाइजर पूछता है ए बच्चों तुम लोग टीम 7 से हो क्या। हमारे जो एमसी वाले होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हम टीम 7 से है बट आप कौन है। वो कहता है कि थैंक गॉड तुम लोग जिंदा हो। जिगल ने कहा था कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था, मुझे लगा सच में तुम लोग मारे गए हो गए। हमारा एमसी कहता है क्या हमला, ओ हाँ हमारे ऊपर तो हमला हुआ था, हाँ याद आया, असल में हम लोग खो गए थे तो जिगल को शायद लगा होगा हम लोग मारे गए होंगे।
बाकी बच्चे चुपचाप बात कर रहे होते कि साला ये झूठ क्यों बोल रहा है। वो सोच रहे होते कि शायद इसके पास कोई रीज़न होगा। एक बच्ची तो हंस ही रही होती है। बाकी बाकी वो सुपरवाइज़र सोच रहे होते कि इस बच्चे ने एक फॉर्मेशन को ऐसे ही चकनाचूर कर दिया, इसमें तो कुछ बात तो होगी। बाकी जिगल उठ जाता है, वो कहते हैं हाँ हाँ ये सच सच में मेरी ही गलती होगी, मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग मारे गए होगे। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार तुम लोग सही सलामत पहुँच तो गए ना, वही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चलता हूँ अभी, ये तुम्हारे सुपरवाइज़र है, तुम देख लो इन्हें, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ। तो ये कह के वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो सुपरवाइजर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है हम है बोंग्यू ब्रिज के इलाइट सोल्जर्स। हमें पता चलता है बोंग्यू ब्रिज एक टीम है, सिंपल सी बात है, एक टीम है या फिर एक छोटा सा सेक्ट कह लो जो टैंक फैमिली के अंडर आती है। तो उसमें जो बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हिडन वेपन मास्टर्स होते हैं। बाकी हमारा हीरो अपना नाक खुजा रहा होता है और अचानक वो बोलने लगता है कि आखिर तुम लोग टैंक फैमिली के अंदर क्यों नहीं हो, तुम लोग यहाँ पहाड़ पे क्या कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं जब डीमन लॉर्ड ने हमला किया था तो हम हमारे लीडर पॉइजन फोनिक्स के साथ एक साथ लड़ रहे थे, तो हम ठीक से उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। सच में ही हम आखिरकार उन्हें ठीक से प्रोटेक्ट भी ना कर पाए, ना हमारे क्लैन को प्रोटेक्ट कर पाए। तो हम किस मुंह लेके टैंक फैमिली में वापस जाते, तो हम यहाँ पे फॉरेस्ट में ही रह लिए वापस। तो वो सुपरवाइजर कहता है चलो बाकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी इस कंपटीशन के आगे के रूल के बारे में मैं तुम्हें बता दूं। इस कंपटीशन के फर्स्ट ईयर के पीरियड में मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, ऑटोनोमस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जहाँ पे हम हिडन स्क्रिप्चर्स और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दूंगा। तो वो पिंक बालों वाली पूछती है कि क्या यहाँ पे हिडनली फ्लावर रेन टेक्निक भी होने वाला है। तो सुपरवाइजर कहता है हिडनली रेन फ्लावर या फिर हिडनली फ्लावर रेन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो बस लीडर्स को सिखाई जाती है। तो तुम्हें एसेंस कलेक्ट करना होगा, जब तुम क्लैन लीडर बन जाओगे तब तुम्हें एक एक एल्डर से स्टेप बाय स्टेप इसका एसेंस कलेक्ट करना होगा, जिसके बाद तुम इसे पूरी तरीके से सीख पाओगे, वरना इसे सीखने का कोई तरीका नहीं है। बाकी हमारा एमसी सोच रहा होता है हेवनली फ्लावर रेन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक जहाँ पे हम बहुत सारे हिडन वेपन्स को एक साथ किसी स्ट्रॉम की तरह अपने पावर की मदद से कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एक स्वॉर्ड को कंट्रोल करना। क्या मैं इसे कर सकता हूँ? अगर मेरे पास बहुत सारे स्वॉर्ड्स हो तो शायद मैं एक साथ बहुत सारे स्वॉर्ड को एक साथ कंट्रोल कर लूँ। वैसे ये मेरे लिए काफ़ी आसान होगा बिकॉज अगले जन्म में मैं था स्वॉर्ड मास्टर, वो भी पीक स्टेज वाला। इसके बाद वो बच्चे पूछते हैं कि आखिर एक्सक्यूज मी वॉरियर, आखिर हम इसके बाद सोएंगे कहाँ पे। वो वॉरियर कहता है क्या तुम्हें अच्छी जगह पे सोना है क्या, यहाँ पे जंगल में सो। वो बच्चे कहते हैं कि क्या जंगल में कैसे सोए हम, अच्छा बेड नहीं मिलेगा क्या हमें। वो वॉरियर कहते हैं क्या अच्छा बेड, क्या ये कोई नेसेसरी चीज़ है। वैसे तुम्हें शायद इस जंगल को अडेप्ट कर लेना चाहिए बिकॉज तुम अभी इस जंगल में ही रहने वाले हो और कंफर्टेबिलिटी हमेशा ही तुम्हें कमज़ोर बनाएगी। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस फॉरेस्ट को अच्छी तरीके से अडेप्ट कर लेना चाहिए, जिससे तुम्हें ही आसानी होगी बाद में। पर हमारा हीरो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये कोई नेसेसरी है कि फॉरेस्ट को अडेप्ट करना ही पड़ेगा। वो बच्चे कहते हैं कि साले चुप रहे साले, अगर तूने कुछ ज़्यादा बोला शायद ये हमें कॉम्पिटिशन निकाल दे, शायद सोच समझ के बात क्या कर। वो बंदा सोचता है कि इस बच्चे में कुछ तो गड़बड़ है, इस बच्चे ने फॉर्मेशन को तोड़ा तो शायद इसमें कुछ स्पेशल होगा, क्यों ना इसका टेस्ट लिया जाए इस बात पे। तो वो सुपरवाइजर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अच्छी जगह दूंगा, अच्छा खाने को भी दूंगा अगर तुमने मेरे एक टेस्ट को कंप्लीट कर दिया। पर अगर तुमने उस टेस्ट में सही से पास नहीं किया तो फिर तुम्हें इस जंगल में सही से रहना होगा और प्रिपेयर्ड होना होगा इस जंगल के लिए। हमारा हीरो भी कहता है चलो मैं किसी भी टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो वो अपने हीरो को कहीं पे लेके आ गया होता है जहाँ पे देखते हैं कि पहाड़ का इलाका होता है, वहाँ पे हर तरफ उसके पास बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं। तो वो सुपरवाइज़र कहता है इस कंपटीशन का रूल काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें अपने आँख पे पट्टी डालनी है और ये जो तुम्हारे सामने जो भी बंदे हैं या फिर कुछ बंदे छुपे हुए भी है, वो बंदे तुम्हारे ऊपर हिडन वेपन से हमला करेंगे। तुम्हें बस 5 स्टेप लेने हैं, उसके बाद तुम्हें बस 5 स्टेप के अंदर सारे वेपन से बचना है। और अगर तुमने 5 स्टेप से ज़्यादा लिया तो तुम हार जाओगे, या फिर अगर तुमने सही से परफॉर्म नहीं किया तो तुम मारे भी जा सकते हो। तो ये सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे इसको सरवाइव करोगे। तो हमारा हीरो आंख में पट्टी बांध लेता है और वो सुपरवाइजर कहते हैं स्टार्ट करो। तो सभी लोग अपने हीरो के ऊपर बहुत सारे हिडन वेपन से हमला कर देते हैं, बट हमारा हीरो एकदम शांत होता है, सोचता है ये वेपन
ये वेपन 167 वेपन्स है। वो अपने मन में ही ये चीज़ सोच लेता है सेंस करके कि ये 167 वेपन्स है, तो फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ठीक है। तो अपने जेब से वो एक छोटा सा चाकू जैसा कुछ निकालता है और उससे उन वेपन्स को एक साथ कि उनकी दिशा मोड़ने की कोशिश करता है और एक झटके में उन सभी वेपन्स को वापस रिबेल कर देता है, जिसे देख के सुपरवाइजर फुल शॉक। भाई सुपरवाइजर के साथ सारे जो छुपे हुए थे बंदे वो भी शॉक। भाई इस इतने छोटे से बंदे ने सारे के सारे वेपन को इतनी आसानी से रिपेल कर दिया जैसे कि हो उसके पास कोई चाय कम चीन। इसके बाद देखते हैं हमारा सुपरवाइजर पूरे शौक में खड़ा है, उसके मुंह में कोई मतलब कुछ आ ही नहीं रहा, आखिर वो क्या कहे। तो कोई चिल्ला के उसे बुलाता है, सुपरवाइजर होश में आइए। तो सुपरवाइजर होश में आता है और कहता है कि वैसे अब लगता है कि तुम जीत गए हो, तो तुम्हें जगह मिल जाएगी सोने के लिए और खाने के लिए, अच्छा खाना भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो पर्पल बालों वाली कहते हैं कि आखिर तुम ऐसे क्यों देख रहे हो इस तरफ, तुम सोच तो नहीं रहे कि तुम हमें अकेला छोड़ के वहाँ पे रेस्ट करोगे और अच्छा अच्छा खाना खाओगे। वो कहता है, हमारा हीरो कहता है कि वैसे मैं सच में ही सोच रहा था कितना अच्छा खाना होगा बताओ वहाँ का। तो वो पर्पल बालों वाले गुस्सा थे कि साले कमीने हो क्या, इतना तुम इतने निर्दय कैसे हो सकते हो साले, अपनी टीम को छोड़ के तुम ऐसे मौज मारोगे। वो सुपरवाइज़र सोच रहे होते हैं कि आखिर इसकी वजह से कोई बच्चे और डीमोटिवेट ना हो, बिकॉज उन्हें ये नहीं मिला तो कुछ करना पड़ेगा लगता है। बाकी हमारे एमसी कहते हैं, उप्स मैं तुम्हें एक चीज़ बोलना तो भूल ही गया, तो जो मील मुझे मिलेगा उसमें मीट ज़रूर रखना, बिकॉज बढ़ते हुए बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूर। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ भेड़िए किसी बस्ती के हस्ती को ख़त्म करके उसका फ्लैश खा रहे होते हैं, और तभी उन्हें कुछ फील होता है और वो ज़मीन पे गिरने लगते हैं। वो लोग सोचते इसकी माँ का साला ये क्या हो रहा है। तभी वो 3 बच्चे उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनका जान निकाल लेते हैं, और वो वापस अपनी जगह पे आके उनका तंदूरी वुल्फ बना के खाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो बच्चे सोचते हैं साला इतने दिनों तक पहली बार हमने मीट देखा है। पहले पहले हम भालू से भागते थे, कुछ खाना ना मिलता था तो पेड़ पौधे खा लेते। एक दिन हमें रैबिट मिला था पर फिर भी पेट नहीं भरा। फिर एक दिन हमें ये केव मिला जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं, और आज आज हमें मिला है मीट मीट मीट। तभी वो ब्राउन बालों वाले कहते हैं, पता नहीं यंग यंग क्या कर रहा होगा अभी मज़े से। और वो बेगुनी बालों वाली बहुत गुस्सा होती है कि चुप रहे, उसके बारे में मत बात कर। अगर वो साला मुझे मिला ना, उसको मैं जान से मार दूंगी, जान से, और सबके सामने से बेइज्जत करूंगी। हाँ, तभी वो देखते हैं उनका खाना है गायब। खाना किधर गया बीसी। फिर वो साइड में देखते हैं, ओ लगता है ये चीज़ तुमने खाया है। वो कहते हैं हाँ यार, तुम लोग बात कर रहे थे तो मैंने खा लिया। वो दोनों कहते हैं कि चाकू निकालो, पेट चीर के हम इसका खाना खाएंगे, यू फैटी पिग। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गैंगडोंग माउंटेन 7 लॉक फैंटम डोम फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होल्ड का सीन, जहाँ पे हमारे हीरो का टेस्ट हो रहा होता है। बहुत सारे बंदे एक साथ हमारे हीरो के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। तभी बजती है स्टार्ट की सीटी और सभी लोग एक साथ हमारे हीरो के ऊपर हमला कर देते। हमारा हीरो काफ़ी मुश्किल से उनसे बच रहा होता है। तभी और भी सारे बंदे हमारे हीरो की तरफ एक साथ हमला कर देते हैं और हमारा हीरो एक लात में एक को नॉकआउट करता है। उसके बाद पलक झपकते ही उनके सामने से गायब हो जाता है। वो कहते हैं कि साला ये बच्चा फिर गया किधर। फिर वो हम देखते हैं कि हमारा हीरो ऊपर था। वो लोग कहते हैं सालो ऊपर देखो, ऊपर है वो बंदा। हम देखते हैं हमारा हीरो हवा में ही जेब से कुछ निकालता है रिंग्स टाइप्स का, और उसे अपने हाथों में काफ़ी खूबिया तरीके से पकड़ता है और उन्हें उनकी तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं उन रिंग्स का क्लोजअप सीन, वो किसी सुरिकन की तरह दिख रहे होते हैं। फिर वो जाके एक एक बंदे को चीर फाड़ कर रहे होते हैं, सभी का वस्त्र हरण करने लगते हैं। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं। वो सोचते इसकी माँ का साला ये चीज़ है क्या, इतना खतरनाक टेक्निक ये तो हमने भी आज तक नहीं सीखा। फिर हम देखते हैं सभी लोग एक साथ ही घायल हो जाते हैं और वो लोग और हमारा एमसी टेस्ट में जीत जाता है। फिर हम देखते हैं सुपरवाइजर की वो हैरान हो जाते हैं कि साला ये टेक्निक इसे इतनी जल्दी कैसे मास्टर कर लिया ऐसी टेक्निक को।
साला मुझे ही लगा था 5 महीने, इसने तो 2 महीने के अंदर ही सब कुछ कर लिया भाई। हमारा एमसी कहता है यही वो टेक्निक है ना जो तुमने क्रिएट किया था, देखो मैंने इसे खतरनाक तरीके से मास्टर कर लिया। वो कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ साले, बहुत ही इम्प्रेसिव था ये। वो कहता है वैसे इस टेक्निक का कोई नाम नहीं था तो मैंने खुद ही इसका नाम दे दिया, व्हिर्लिंग फ्रीजी डांस। वो कहता है हाँ ये व्हिर्लिंग फ्रीजी डांस बहुत ही अच्छी टेक्निक है, पर तुम मुझे ये बताओ तुमने इंटरनल एनर्जी के ज़्यादा खर्च ना करके तुमने इस टेक्निक को परफॉर्म किया कैसे। वो कहता है कि मैं, तुम्हें याद है मैंने तो कुछ और सीनियर से मैंने आई टेक्निक मांगी थी। वो कहते हैं हाँ ये तो मुझे याद है, पर वो आई टेक्निक तो कंप्लीट थी ही नहीं। वो कहता है कि पर मैंने उस आई टेक्निक को कर लिया है मास्टर। वो कहते साला बीसी, इससे तो मुझे अब हैरानी भी नहीं हो रही। आई टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक को अगर तुमने इस टेक्निक के साथ मिला दिया तो फिर तुम इस किसी भी इंटरनल एनर्जी को कम खर्च करके इस टेक्निक को काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हो। बिकॉज आई टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक की मदद से तुम उन पाथ्स को या फिर कह लो उन फ्लोस को देख सकते हो जहाँ पे एनिमी नहीं देख सकता। बाकी हम उन बच्चों का सीन देखते हैं, वो लोग हो चुके हैं स्ट्रॉन्ग इतनी ट्रेनिंग के बाद। वो सुपरवाइजर कहता है कि अब वो बच्चे भी तुम यहाँ पे आने वाले हैं क्योंकि वो हो चुके हैं अभी स्ट्रॉन्ग। हमारे एमसी कहते हैं अच्छा, तो फिर ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मैं अभी उनसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। हमारा जो सुपरवाइजर सोचता है कि ये उनकी चिंता कर रहे हैं, हाँ ये सोच रहा है कि उनसे मिलेंगे, साले वो बच्चे कैसी ट्रेनिंग कर रहे ये तो बस मुझे ही पता है। फिर हमारा एमसी आसमान की तरफ देख के कह रहा होता है पहले जन्म, मेरे पहले जन्म में जब मैं स्वॉर्ड मास्टर था तब सिर्फ मेरे मास्टर के साथ ही मेरा कनेक्शन था और किसी को भी मैं नहीं जानता था, पर इस जन्म में मेरे कुछ दोस्त भी है और शायद यही है फेट मेरा कि मैं काफ़ी जनों के साथ मिलूं, काफ़ी जनों के साथ दोस्ती करूं। फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन, वो लोग आ चुके होते हैं यहाँ पे। फिर वो कहते हैं आखिर कहाँ है वो कमीना, मैं उसके गोटे काट के उसके मुंह में डाल दूंगा। वो पिंक वाले को कहते हैं कि साला मैं उसका सर खोल के उसे चाटूंगी। वो ब्राउन वाले को तो कुछ नहीं कहती, लगता है उसे सदमा लग चुका है। वो सोचते हैं कि लेके आ रहा होता है, वो भी सोचते हैं कि साला इन बच्चों को हुआ क्या, साला इतने खतरनाक कैसे बन गए। इसके बाद वो वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे है हमारा एमसी। वो लोग कहते हैं कि आखिर ये इतना शांत क्यों है, कहाँ है वो बीसी, हमें दिखाओ उसे। लगता है वो डर गया क्योंकि हम बन चुके हैं अभी चैड। फिर वो पीछे की तरफ उस ब्राउन वाले को कहते हैं आखिर तुम कुछ क्यों कह नहीं रही। फिर वो देखते हैं कि हमारा एमसी उसके कंधे पे दबा के बैठा हुआ है। वो कहता है कि तुम लोग अभी क्या चाटने की बात करो, मेरे गोटे चाटोगे क्या। इसके साथ हो जाता है ये चैप्टर खत्म। अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो भी लाइक कर ही देना। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से अगले दिन ख़त्म हुई थी। हम देखते हैं हमारा हीरो कहता है क्या गोटा चाटोगी मेरा। वो कहते नहीं 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 नहीं, तुम शायद कुछ गलत 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 सुन चुके हो, हमने ऐसा कुछ चाटने मारने की बात तो की नहीं थी। वो कहता है कि क्या, फिर वो उस पिंक बालों वाली को इंधर लेता है और कहता है कि तुम कुछ चाटने की बात कर रहे थे क्या, मेरा सर या फिर मेरा गोटा। वो कहते नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। पर वो पर्पल बालों वाले कुछ और ही सोचते कि ये लड़का पहले से लंबा हो चुका और उसका चेहरा क्या मुझे ये हैंडसम लग रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ यार। फिर हमारा हीरो कहता है कि तुम लोग काफ़ी स्ट्रांग बन गए हो हाँ, पर मेरे सामने तो तुम लोग चाय कम पानी हो यार, अभी भी तुम लोग काफ़ी कमज़ोर हो मेरे सामने। वो लड़कियाँ सोचती है कि बेइज्जती करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। फिर हम किसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे अपना इंस्ट्रक्टर जिगल आया होता है। सभी लोग जिगल को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि बैठो बैठो यार, काफ़ी दिनों के बाद मिल रहा है। वो कहते हैं चलो अब मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, हमें अभी उन्हें नोट डाउन करना है जो इस कंपटीशन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई कहता है कि नंबर 2, हाँ वो लड़की नंबर 2 वो नोट डाउन करने के लायक है बिकॉज उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बेमिसाल है।
उसका जो एग्रेशन है वो तो कमाल का है। जब भी वो मारपीट करने जाती है तब भी वो पता नहीं कैसे इतना अग्रेसिव हो जाती है और उसको उसके दुश्मन को कूट के रख देती है। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है वो। फिर कोई और कहते हैं मेरे टीम, मैं जिस टीम के इंस्ट्रक्टर हूँ उस टीम में एक नंबर 10 वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो इतना टैलेंटेड है कि उसने 1 महीने के अंदर ही वॉरियर टेस्ट कंप्लीट कर दिया। पर जिगल तो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो सोचता है कि वो बच्चा, उस बच्चे का नाम मैं लूँ या नहीं। वो बच्चा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। उसने मेरे सुप्रीम फॉर्मेशन को चीर दिया और मैंने देखा था उस टेस्ट में उसने तो भाई अलग ही कुछ कर दिया। उसने कुछ सेकंडों के अंदर ही सभी को हरा दिया। क्या मैं ये इन्हें ये चीज़ बताऊँ या नहीं? तभी कोई और कहता है कि जिगल आखिर तुम काफ़ी परेशान दिख रहे हो। आखिर क्या तुम्हारी टीम के अंदर कोई अच्छा बंदा नहीं है? वो कहता है नहीं नहीं यार, मेरी टीम के अंदर कोई अच्छा बंदा है नहीं और कुछ कहने को भी है नहीं। तो तो अभी मीटिंग ख़त्म करते हैं और मैं चलता हूँ वैसे। और जो तुम नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हो, उस नंबर 2 के साथ क्या मैं अपना नेफ्यू का टाका भिड़ा दूँ? वो कहता है नेफ्यू, हम कुछ समझे नहीं। वो कहता है अगर हम वो उसके अंदर पोटेंशियल है कि अगर टैंक क्लैन का लीडर बन सकती है, तो अगर मेरे नेफ्यू के साथ उसकी शादी हो गई तो टैंक क्लैन का लीडर भी हमारे मुट्ठी में होगा और टैंक क्लैन भी। बताओ कैसा आइडिया है ये? वो कहता है आइडिया तो बढ़िया है। वो कहता है तो ठीक है, मीटिंग ख़त्म, तो मैं चलता हूँ अभी। तुम लोग भी अपने घर जाओ, खाओ दाओ, सो आराम से मज़े मारो। फिर जिगल बाहर आता है। क्या प्लान सोचा है मैंने सच में। फिर देखते हैं कुछ बच्चे जो है अकल के कच्चे, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो लोग वो पिंक वाला बने हैंड होते कहते कि तुमने तुमने दो तुमने 2 टारगेट्स को एक साथ डाउन किया, कमाल की बात है, तुम तो स्ट्रांग बन गई है। वो कहते हैं हाँ मैं तो बनूंगी, इतने दिनों से बिना अच्छे से खाए पिए जो ट्रेनिंग कर रही थी ना, स्ट्रांग तो बन ही जाऊंगी। फिर वो पर्पल वाला वाले पूछते हैं कि वो यंग म्योंग किधर है, वो लैब में गया क्या क्या? वो पिंक वाले कहते हैं हाँ वो तो ईजियन के साथ लैब में गया है ग्राइंड करने के लिए। वो कहते हैं क्या उसे पॉइजन भी सीखना है क्या? मैं क्या पता यार, उसके अपने नखरे अपने चर्चे। लैब का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो ईजोन से कह रहा होता है कि तुमने पॉइजन मेकिंग में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है हाँ? कहते हैं हाँ ये देखो मेरा पॉइजन, इसे मैंने बनाने में अपनी पूरी जान झोंक दी है, जान। पर फिर अपना हीरो उस कटोरी को हाथ में लेता है। वो कहता है आखिर आखिर ये तुम क्या कर रहे हो यार? फिर अपना हीरो उसे गटक जाता है। वो कहते हैं वो अपने हीरो को सेक करते वो तो निकालो भाई निकालो उसे, तुम मारे जाओगे साले। पर अपना हीरो तो गंदी सी डकार ले लेता है उसके मुंह पे और वो लड़की तो ज़मीन में गिर देती है। अरे बाप रे मेरी आँख में, अरे ये क्या हो गया, मेरी आँख जल रही है मेरी आँख। फिर हमारा हीरो कहता है कि ये पॉइजन तो जितना मैंने सोचा था उससे भी वीक है। वो कहते क्या, ये पॉइजन वीक है? इस पॉइजन को जो भी खाता है उसके अंदर की अतरिया तक गल जाती है और तुम भाई तुम खड़े कैसे हो यार? फिर हमारा हीरो कहता है कि पॉइजन, तूने पॉइजन बनाया है, मुझे लगा ये चिकन सूप है। फिर वो लड़की और गुस्सा हो जाती है और भी खतरनाक पॉइजन देती है हमारे हीरो को खाने के लिए। पर हमारा हीरो उससे भी काफ़ी आराम से गटक जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास इससे अच्छा पॉइजन नहीं है क्या? और अच्छा बनाओ। वो कहते हैं साले तुमने सारा पॉइजन ही गटक लिया, अब मैं सारे रिसोर्स भी मेरे ख़त्म हो जाएगा, मैं बनाऊँ क्या? और साले तुम्हें पॉइजन से कुछ हो क्यों नहीं रहा? फिर हमारा हीरो कहता है कि ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर पॉइजन काम नहीं कर रहा है, मैं बस टैंग फैमिली की रिफाइंड आर्ट का यूज़ करो, एक ऐसा बॉडी रिफाइनिंग आर्ट जिससे तुम पॉइजन को भी रिफाइन कर सकते हो ना सही से और तुम बच जाओगे। और वो टेक्निक मैंने पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। काफ़ी एल्डर्स भी है जो इसे मास्टर नहीं कर पाया आज तक ठीक से, पर मैंने कर लिया क्योंकि हूँ मैं इतना महान। फिर हमारा हीरो सोचता है कि मुझे लगा था इससे थोड़ा मेरा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, पर इतने वीकर पॉइजन तक कितना ही बढ़ सकता है इंटरनल एनर्जी। अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना है जिससे मैं उन सभी एल्डर से अपना बदला ले सकूँ, अपनी मम्मी का बदला ले सकूँ और उस ब्लैक डेथ अलायंस और हेवनली बिलियंस डीमन किंग से भी। अगर मेरी पुरानी बॉडी यहाँ पे होती ना
तो ये तो मेरे लिए चाय कम पानी था, एक झटके में काट देता सालों को। बट अभी अभी इस बच्चे की बॉडी में मुझे इसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी मैं उन्हें हरा सकता हूँ और मैं अपनी अल्टीमेट टेक्निक्स को भी मास्टर कर सकता हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि अब साले तुम्हें बस 10 पॉइजन ही मार सकती है, इससे इसका अलावा कोई रास्ता नहीं। और हीरो कहते 10 पॉइजन? हाँ, ये 10 पॉइजन क्या होता है, क्या तुम इसे बना सकते हो? मतलब बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें इतना भी नहीं पता 10 पॉइजन के बारे में, तुम टैंक फैमिली में बड़े हुए हो। फिर वो लड़की बताती है कि 10 पॉइजन, टैंक फैमिली का 10 पॉइजन, एक ऐसा पॉइजन जिसे हर एक 10 तरह के पॉइजन को सही मात्रा में मिलाने से और कुछ और चीज़ें होंगी वो मिलाने से वो बनता है, और वो काफ़ी खतरनाक होता है, इतना खतरनाक कि उसकी एक बूंद से ही इंसानों की चड्डी गीली हो जाए, गीली, और उनका मुंह पीली और मुख से आग निकल के वो बंदा ही मर जाता है। हमारा हीरो कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, वही पॉइजन बनाओ मेरे लिए, मैं उसे गटकूंगा। वो बंदी कहती है कि साले वो पॉइजन का फॉर्मूला लॉस्ट हो चुका है, इसी वजह से हमारे क्लैन के पास ये बस एक ही कटोरा वो पड़ा हुआ है, वरना सभी लोग नहीं बनाते क्या? फिर हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पे किसी लड़की को किसी ने गला पकड़ के खड़ा होता है और उसके मुंह से पता नहीं आग निकल रही है, धुआं। फिर वो कहता है कि साले कमीनी कहीं की, तुमने आखिर मेरे साथ किया क्या? फिर वो खांसता और उसके मुंह से निकलती है आग, फिर उसके आँख से भी निकलती है आग। वो लड़की कहती है तो टैंग फैमिली के 10 पॉइजन का ये असर है। हाँ, तभी वो लड़का उस लड़की के ऊपर हमला करने जाता है कि साली तेरी वजह से मेरी हालत है, मर तू। पर तभी तभी वो राख बन जाता है और बिखर के धूल बन के उड़ जाता है। वो कहता है ये पॉइजन, इस पॉइजन से मैं अपना बदला लूंगी। हाँ यंग म्योंग, तुमने मेरे शकल की जो हालत की है ना, अब मैं तुम्हें 100 गुना नहीं 1000 गुना तुम्हें वापस दूंगी। हमें पता चलता है कि वही लड़की है जिसे हमने हमारे योंग म्योंग ने पहले एपिसोड में बहुत गंदी तरीके से कूटा था। और अब सोच रहे होगे इस लड़की के पास आखिर ये 10 पॉइजन आया कैसे, वो तो हमें अगले चैप्टर्स में पता चलेगा। तो बने रहो और कमेंट कर देना अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो, और एक प्यारा सा लाइक कर देना। चैप्टर 7 हम देखते हैं आधे महीने बाद का सीन। हमें दिखाया जाता है आधे महीने बाद हमारे हीरोज कितनी प्रगति कर चुके हैं। वो कहते हैं अब आज गू पॉइजन मैच काफ़ी जल्दी शुरू होने वाला है, तो फिर एक टेम्पररी लीडर बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो टेम्पररी होगा और गू पॉइजन मैच के पहले एक ऑफिशियल लीडर चुना जाएगा। लीडर उसे ही चुना जाएगा जो गू पॉइजन मैच में जाने वाला है और लड़ने वाला है बाकी लीडर्स के साथ। तभी वो लड़की कहती है कि तो फिर उसे ही लीडर बनाया जाएगा जिसके अचीवमेंट सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है हमारी टीम में। नंबर 28, ये लड़का। उसने कहा हाँ, अभी के लिए तो नंबर 28 टैंग यंग म्योंग तुम्हें ही इस टीम का लीडर बनाया जाएगा, और तुम्हें मैं देना चाहता हूँ ये। यंग म्योंग कहता है ये आखिर ये क्या चीज़ है? वो कहता है ये है एलिक्सर टैंग फैमिली का, जिसे 100 ईयर्स ओल्ड जिनसेंग से बनाया गया है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, 100 ईयर्स ओल्ड जिनसेंग, क्या बात है, आखिर ऐसी चीज़ इसे ही क्यों मिल रही है? वो कहते हैं एक गू पॉइजन मैच, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मैच है और इसे सब लीडर्स ही लड़ सकते हैं। इसका मतलब इसमें जान जाने का खतरा है और तुम्हें जल्दी ही अपना लेवल अप भी करना पड़ेगा। बट क्योंकि ऑफिशियल लीडर्स चुने नहीं गए हैं तो अभी तुम इसका यूज़ तो नहीं कर सकते, बट आगे चल के तुम इसका यूज़ कर सकते हो जब तुम बन जाओगे ऑफिशियल। हमारा यंग मैन कहता है क्या बस इतना ही? क्या मुझे कुछ और नहीं मिलेगा? वो कहता है क्या कुछ और? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। वो कहते हैं और से तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहता है जैसे कि एक पॉइजन, टैंग फैमिली का 10 पॉइजन, मुझे वो चाहिए। पर यंग मैन को वो नहीं दिया जाता बिकॉज अब वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है। सो उसके बदले उसके पसंद के वेपन्स उसे दिलाए जाते हैं।
वो पर्पल वाला भाई कहते हैं क्या ये सही है, और वो एलिक्ज़र की तरफ वो कहता है मुझे नहीं पता, शायद वो एलिक्ज़र कहीं उन्होंने खुद ही नहीं खा लिया होगा। इसे सुन के पर्पल बाल वाले गुस्सा आ जाता है और यंग मैन के ऊपर हमला कर देते हैं। यंग मैन भी काफ़ी स्टाइल से उसे बच जाता है, आखिर ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। और सभी लोग उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि सुनो सुनो सुनो, अगर उसने रिजेक्ट किया है उस चीज़ को तो फिर हमें उसके जो डिसीजन है उसके ऊपर उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज वो अभी हमारा लीडर है। फिर वो कहता है कि असल में मैंने उनसे बात की है, उनसे कहा है कि तुम में से कोई एक शायद उस एलिक्ज़र को ले सकता है। वो कहते हैं क्या, हम में से कोई एक एलिक्ज़र को ले सकता है, इसका मतलब क्या है? हम कुछ समझे नहीं। तो मैंने उनसे कुछ बात की है, मैंने उनसे वो वेपन्स लेने के टाइम पे उन्हें एक सुझाव दिया है जिससे तुम लोग की ट्रेनिंग होगी और मुझे भी फ़ायदा होगा। तो वो चीज़ ये है कि अगर तुम लोग अगर मुझे हराने में कामयाब हो जाते हो, तुम्हें वो एलिक्ज़र मिल जाएगा और तुम्हें ऑफिशियल लीडर भी बना दिया जाएगा इस टीम का। ये बात है, और इसमें क्योंकि हम सभी का फ़ायदा है तो हम मान गए। तभी वो सभी भाग के जाते हैं और कहते हैं कि साला चाकू निकालो, छुरिकेन निकालो, अभी मैं मर लूँगी। वो कहते हैं अभी लड़ेंगे, अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा। शायद ये समझदार है, मुझसे मजाक कर रहे होंगे, प्रैक्टिस तो करेंगे ही। यंग म्योंग बाहर आ जल्दी। क्या साले, कुछ चीज़ें कुछ कभी नहीं बदलती, आ रहा हो आ रहा हो। तभी हमें आसमान का सीन दिखाया जहाँ पे पत्तियाँ उड़ रही होती है, जो एक सीज़न रिजम्बल करती है। एक एक करके हर एक सीज़न बीतता जाता है, कभी बर्फ़ आता है, कभी पतझड़, और आखिरकार स्प्रिंग। और ऐसे ही उनका 3 साल ख़त्म हो जाता है। हम देखते हैं यंग म्यो ने किसी को पछाड़ के रख चुका है, और ये वही ब्राउन वाले वाली लड़की होती है। यंगमंग कहता है याद करो तुम मुझसे कितनी बार हार चुके हो, 173 टाइम्स। हाँ हाँ, और कितना लड़ोगी तुम? कल गू पॉइजन मैच है और तुम अभी तक मुझसे लड़ रही हो। हाँ, गिव अप क्यों नहीं कर देती? गिव अप कर दो, क्योंकि आखिरकार ऑफिसर लीडर तो मैं ही बनूंगा। पास बैठे हुए वो लड़कियाँ बात करिए, आखिर यंगमंग कभी थकता क्यों नहीं? पास दूसरी लड़की कहती है कि शायद वो एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर, इसलिए तो मैंने पहले ही गिव अप कर दिया। वैसे भी यहाँ बैठ के उसके शक्ल को देखना भी शायद अच्छा ही है। वो लोग शर्माते हैं, कहते हैं हाँ ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार तो है वैसे। देख सकते हो दोनों इम्प्रेस अपने हीरो के ऊपर। फिर वो उस ब्राउन वाली कली को उठाती है और कहती है कि गिव अप कर दिया। वो कहते हैं हाँ, तुम जैसे मॉन्स्टर सर कौन ही लड़ना चाहेगा और ज़्यादा, वैसे भी कल गू पॉइजन मैच है। तभी वो सुपरवाइजर आता है। तो बच्चों, कल कल तुम्हारा अग्नि परीक्षा है, यानी गो पॉइजन मैच। इस मैच में जान जाने का खतरा है। इनफैक्ट इस जो प्रैक्टिस पीरियड में भी काफ़ी टीम्स एलिमिनेट हो चुके हैं, यानी वो मर चुके हैं या फिर कोई गायब हो चुका है। पर तुम कुछ टीम्स ही है जो बच चुकी है। वो सभी लोग खुश हो जाते कि तो हम लोग सेफर टीम है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। वो इंस्ट्रक्टर कहते हैं सेफर टीम, हाँ इतना खुशी मत मनाओ, क्योंकि गो पॉइजन मैच होने वाला है। हो सकता है वहाँ पे तुम्हारी जान चली जाए, हो सकता है वहाँ पे तुम ना बच पाओ, क्योंकि हो सकता है कि गो पॉइजन मैच में कोई 10 पॉइजन मिला दे, बिकॉज यहाँ पे जो जो लड़ने वाले हैं वो जीनियस है और उनके पीछे बड़े आदमी का हाथ है, यानी उनके ग्रैंडफादर्स जो एल्डर है हमारे क्लैन का। तो संभाल के रहना। गो पॉइजन मैच के दिन हमारे हीरो को वो लड़की पॉइजन दे रही होती है। वो कहते यंग मैन ये लो वो पॉइजन्स जो तुमने मुझे मांगे थे, पर याद रखना एलिक्सर की एक बूंद भी इन पॉइजन्स का असर नाकाम कर सकती है, तो थोड़ा संभल के इसे यूज़ करना। वो कहती है हाँ ठीक है। वो अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ही जीतोगे इस मैच में। वो उस लड़की का हाथ लेता है और अपने मुंह में घुसवा लेता है। वो कहता है ये देखो, मैंने प्रॉमिस किया तुमसे, मैं बस तुमसे हार्म हुआ हूँ और किसी से मैं अभी कभी भी हार्म नहीं होने वाला। वो कहते साले ये पागल आदमी, ये कभी सुधरने वाला नहीं, इसके अजीब नीति अजीब नियम भाई। फिर वो कहता है कि चलो तो फिर मिलते हैं। फिर वो निकल जाता है कंपटीशन के लिए एक फॉर्मेशन के द्वारा। फिर सिर्फ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किसी और लड़की का सीन।
वो अपने हाथ में 10 पॉइजन पकड़ के हुए थे। आज वो मैच है, आपका शुक्रिया ग्रैंडपा मुझे ये 10 पॉइजन देने के लिए। अब मैं इस मैच में ज़रूर जीतूंगी। तभी वो भी उस फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है। फिर वहाँ पे उसे जिगल फैमिली का एक बंदा मिलता है। वो कहती है कि जिगल फैमिली, हाँ जिगल फैमिली मेरी हेल्प कर रही है, आखिर क्यों? वो जिगल फैमिली का बंदा कहता है कि हम चाहते हैं कि, तुम्हें पता ही है जिगल फैमिली काफ़ी कमज़ोर फैमिली, हम चाहते हैं कि तैंग फैमिली जिगल फैमिली के साथ मिल जाए इसके बाद, और अगर तुम लीडर बन गई तो हम दोनों को ही फ़ायदा है। वो लड़की कहती है जिगल फैमिली और तैंग फैमिली को मैं मिलाऊंगी, आखिर मैंने मना कर दिया तो क्या, आखिर तुम्हारे सोचा कैसे ये सपने में कि मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगी। वो कहती है मुझे पता था कि तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगी, इस वजह से पहले मैं तुम्हारा ट्रस्ट जीतूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें ला के दूंगा, बताओ तुम्हें कि चाहिए क्या। वो कहता है मुझे बस उस बंदे को मारना है, वो बंदा योंगम्योंग, मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ। फिर हमें बताया जाता है कौन कौन इस मैच में भाग लेने वाला है। टीम 1 से तैंग योंगरियोंग, टीम 2 तैंग जेंगल, टीम 3 तैंग गिरिन, टीम 4 तैंग हेरिन, टीम 5 तैंग जियोल, टीम 6 thank Myungsu, and one and only, the last team, Thala for a reason, Team 7, thank Youngmyung। हमारा योंगम्योंग कहीं पहाड़ों में ऊपर बैठा होता है और कहते हैं आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है किसी को मारने का और यहीं से शुरू होता है द गू पॉइजन मैच। और दर्शकों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि गू पॉइजन मैच स्टार्ट होने वाला है अगले चैप्टर में।